नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और हम जिस सेशन में अब बात कर रहे हैं वो सेशन है बुक बैंक का। और इस बुक बैंक में हम सुभाष कश्यप जी की बुक है हमारा संविधान, ठीक है, जिसमें भारत के संविधान के बारे में तमाम सारी विशेष बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें चीज़ों को समझाया गया है। इसी किताब के अध्याय 15 में है हम वर्तमान समय में, और अध्याय 15 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध के बारे में बातें करता है। इससे संबंधित कुछ बातें थी जो हमने आप लोगों को कल के सेशन में बताई थी। आज के सेशन में भी हम डिस्कशन करेंगे और इन सभी चीज़ों पर चर्चा MCQ के माध्यम से करी जाएगी। कल कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने MCQ के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपको थोड़ा बात बता देता हूं कि 5 जुलाई 1947 को संघीय शक्तियों की जो समिति थी उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई संविधान सभा में। कहाँ पे? संविधान सभा में। और संविधान सभा में जब संघीय शक्तियों की रिपोर्ट आई है, उसने ये बताने का प्रयास किया है कि भारत को किस रूप में रखा जाए, भारत की जो प्रणाली है वो कैसी रखी जाए, जिसमें उसने स्वीकार किया कि आगे जो है भारत को संघ के रूप में रखा जाना चाहिए। संघ के रूप में, यानी कि संविधान सभा में संघीय शक्तियों से संबंधित जो समिति थी, उस समिति का रिकमेंडेशन ये था, उसकी रिपोर्ट का रिकमेंडेशन ये था कि केंद्र जो है वो संघ के रूप में होना चाहिए। और इसके अलावा उसने ये भी रिकमेंडेशन किया कि ये केंद्र अत्यंत सशक्त होना चाहिए। ये केंद्र कैसा होना चाहिए? अत्यंत सशक्त होना चाहिए। मतलब भारत जो संघ होगा उसकी तमाम सारी शक्तियां, चाहे वह विधायी हो, ठीक है, चाहे वह विधायी शक्तियां हो, चाहे वह किसी प्रकार की प्रशासनिक शक्तियां हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो, लेजिस्लेटिव पावर्स हो, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से संबंधित हो, कार्यपालिका से संबंधित पावर्स हो, या फिर न्यायपालिका से संबंधित पावर्स हो, न्यायपालिका। इन संदर्भों में वह यह बताना चाहता है कि ये केंद्र जो है इन सभी शक्तियों के केंद्र में होना चाहिए, या केंद्र जो है इन सभी शक्तियों का स्रोत होना चाहिए। इन सभी प्रकार की पावर्स का सोर्स या स्रोत जो है वो कौन होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। ऐसा जो है इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर यही हो गया, सशक्त केंद्र का अर्थ यहां पर यही है कि ये सारी पावर जो है वो केंद्र के पास रहेंगी और इसका जो दोहन है, इस्तेमाल है, वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा। अब यह केंद्र के ऊपर है कि वह इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, विकेंद्रीकरण किस प्रकार से करता है। अब यहां यह भी कहा गया कि यदि अगर हम केंद्र को सशक्त नहीं बनाएंगे, मतलब अगर इस प्रकार की शक्तियां अलग अलग राज्यों को दी जाएंगी, अलग अलग राज्यों को स्वतंत्र रूप से दी जाएंगी, जैसा कि एक परिसंघ में कल्पना की जाती है, फेडरेशन में, तो इस रिपोर्ट का यह मानना था कि भारत जो है वो शांति और सामूहिक हित स्थापित नहीं कर पाएगा। उसके कई कारण थे। जाति तो हटा दीजिए, जाति कहना उचित नहीं है। धार्मिक विभिन्नताएं, विचारधारा की विभिन्नताएं, भाषाई विभिन्नताएं, भौगोलिक विभिन्नताएं, तमाम ऐसी चीजें थीं जो उनको अलग अलग राज्यों को पावर के रूप में देनी पड़ सकती थी। और ऐसा करने से जो एकात्मकता का भाव है वो जो है समाप्त होने की संभावना हो सकती थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हो। क्यों? क्योंकि इस तिथि के पहले आप सब लोगों को मालूम है कि ये घोषित हो चुका है कि पाकिस्तान बनेगा, है ना, पाकिस्तान जो है वो बनेगा। मोहम्मद अली जिन्ना मान ही नहीं रहे थे। पहले जो है इसी प्रकार का, पहले अशक्त केंद्र की व्यवस्था का प्रावधान समिति के द्वारा लाया जा रहा था, क्योंकि उसमें जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम लीग को किसी ना किसी तरीके से, मतलब उसको लेकर के हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक अलग अच्छा सा कह सकते हैं पावर चाहिए था। तो अगर उन्हें चाहिए था तो फिर दूसरे राज्यों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, पर क्योंकि ये क्लियर हो गया कि नहीं आएंगे साथ में, तो फिर ये मामला ही नहीं बनता है कि हम जो है अशक्त रहें। अब ये हो गया कि सशक्त रहना सही है, क्योंकि उसमें फिर अगर नहीं रहेंगे तो फिर शांति व्यवस्था पूरे
राष्ट्र के रूप में कायम नहीं हो पाएगी, सामूहिक हितों को नहीं साध पाएगा केंद्र, और जब कभी अंतर्राष्ट्रीय मामले आएंगे तो उसमें भी कमजोर महसूस होगा। पर इन सब जगहों पर निर्णय लेते समय केंद्र कमजोर महसूस ना हो, इसलिए सशक्त केंद्र वाला संघ चाहिए। यह जो है संघीय शक्ति समितियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रारूप समिति जो है वो अंततः ये एक्सेप्ट करती है कि भारत को संघ कहा जाए, भले ही इसका स्वरूप जो है वो परिसंघात्मक हो। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि राज्य जो हैं, ऐसा नहीं है कि उनको शक्ति विहीन बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि शक्ति विहीन राज्य होंगे, इनको भी पर्याप्त शक्ति दी जाएगी। और जब राज्यों को शक्ति दी जाती है तो ये जो स्वरूप तैयार होता है, ये स्वरूप परिसंघात्मक स्वरूप कहलाता है। और ये जो परिसंघात्मक स्वरूप है, ये भले ही राज्यों का बना रहे, लेकिन ये किसी भी प्रकार से केंद्र के जो अधिकार हैं या केंद्र की जो शक्तियां हैं उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको बनाना है। मतलब सारे स्रोत, सारी शक्तियां जो है वो यहां से यहां आए, इन पर स्वशासित शक्तियां जो हैं रहें, लेकिन वो प्रधान केंद्र द्वारा की जाएं। ये चीज जो है प्रारूप समिति के द्वारा सजेस्ट किया गया। स्वाभाविक सी बात है, तभी हमारे यहाँ जो संघ बन के निर्मित हुआ, वो ये अब निश्चित रूप से इस बात को संविधान में चर्चा करने योग्य विषय बना दिया गया कि जब हम स्वीकार कर रहे हैं कि राज्यों को भी शक्तियां दी जाएं, जब हम स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सारी शक्तियों का स्रोत होगा, और उसके साथ साथ हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य को उनकी शक्तियां दी जाएं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो शक्तियां हैं, जो कि संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एकात्मक हैं, केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं शक्तियां कोई और नहीं है, यही हैं, तो ये राज्यों को भी दी जानी चाहिए, तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी हो जाता है कि कौन सी केंद्र के पास जाएगी, कौन सी राज्य के पास जाएगी, जब स्थितियां सामान्य हो। असामान्य स्थिति में तो मैंने कहा कि केंद्र की ओर झुकी हुई है सारी शक्तियां, क्योंकि केंद्र ही शक्तियों का स्रोत है। ऐसी परिस्थिति जब नहीं है, असामान्य नहीं है स्थिति, यानी सामान्य है, तो फिर राज्यों और केंद्रों के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। फिर वो चाहे विधायी शक्तियां हो, वित्तीय शक्तियां हो, प्रशासनिक शक्तियां हो, या किसी अन्य प्रकार की। तो ये डिसाइड होना चाहिए कि लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। लिमिट नहीं डिसाइड होगी तो फिर तो राज्य फिर स्वतंत्र हो जाएगा। तो इन्हीं शक्तियों को अगर हम देखें तो शुरुआत में 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को दर्शाया गया है, फिर वित्तीय संबंधों को दर्शाया गया है, ऐसे अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं तो संसद की दृष्टिकोण से भारत या उसके किसी भी राज्य क्षेत्र के विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि भाग 1 में कहा गया है। भाग 1 में यह भी बताया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, और भारत के राज्य क्षेत्र में स्पष्टतः बताया गया है कि समस्त राज्यों का राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। केंद्र शासित प्रदेशों का जो राज्य क्षेत्र है वो राज्यों केंद्र के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कोई अन्य अधिग्रहण होता है तो उस अधिग्रहण द्वारा अधिग्रहित जो प्रदेश है वह भी केंद्र के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, अर्थात संघ के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और यहां बात ये कही गई है कि भारत का मतलब संपूर्ण जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो, या फिर उसका जो राज्य क्षेत्र है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र यही तो है, जो कि संविधान के भाग 1 में अच्छी तरह से स्पष्टतः वर्णित है और जिसके लिए अनुसूची 1 में उसकी सीमाएं भी दी गई हैं। उन सब के लिए विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संपूर्ण अधिकार संसद के पास है। और अगर केवल यही अधिकार रह जाता है तो इस दृष्टिकोण से भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें परिसंघ की कल्पना नहीं करी जा सकती है, पूर्णतः यूनियन रहता है। फिर ये अर्धसंघात्मक प्रणाली यहां नहीं दिखाई देती, और राज्यों को उनके अधिकार के लिए केंद्र पर हमेशा आश्रित रहना पड़ता, या यूं कह सकते हैं राज्यों के अपने कोई स्वतंत्र अधिकार होते ही नहीं। इसकी कल्पना आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे वर्तमान समय में कोई राज्य है और आप उसे क्या मान लीजिए, आप उसे
केंद्र मान लीजिए इस राज्य को, तो आप देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है और वो विधानमंडल क्या करता है, विधि बनाता है और विधि बना करके उस राज्य का जो राज्य क्षेत्र होता है उस पर उसका शासन लागू करता है। लेकिन राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल के अलावा कोई दूसरी ऐसी संस्था नहीं है जो इस राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाती हो। मतलब जिला में अगर हम देखें कोई कानून लागू होगा तो वो कानून भी बनता है विधानमंडल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा। ऐसे में जो ये जिला है ये हम नहीं महसूस कर पाता कि इसकी अपनी भी कोई शक्तियां हैं, यानी यह पूरी तरीके से शक्ति के मामले में राज्य के ऊपर अधीन हो जाता है। यदि अगर हम संसद को सारी शक्तियां इसी प्रकार की दे देंगे और दूसरे राज्य विधानमंडलों की शक्तियां नहीं देंगे तो वही अनुभव होगा जो जिला राज्य के संदर्भ में महसूस करते हैं या गांव जो है वो राज्य के संदर्भ महसूस करते हैं, वैसे ही महसूस होगा। परंतु यहां ऐसा नहीं है। परंतु यहां क्या है, यहां कहा गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, दो के द्वारा, संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधि है उसको लागू किया जाएगा। और ये बातें जो हैं कहां लिखी हैं, 245 में। परंतु 245 में यह भी बताया गया है कि संसद द्वारा जो लागू विधि है इसका विस्तार क्या है, राज्यों का जो विधानमंडल है उसके द्वारा लागू जो विधि है उस विधि का विस्तार क्या है। इन दोनों विस्तारों के बारे में आपको अनुच्छेद 245 में बताया गया है। अब देखिए किस प्रकार से बताया गया है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है। केंद्र या संसद के मामले में कहता है अनुच्छेद 245 कि इसके द्वारा बनाई गई जो विधि है ये संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होगी। संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर, किस पर लागू होगी, ये संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर। संपूर्ण राज्य क्षेत्र का मतलब यहां क्या है, संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र, ये सब इस पर लागू होगी। राज्यों द्वारा बनाया गया जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधि है वो राज्य के क्षेत्र के अंदर बनेगी। और यहां यह भी कहा गया है कि कोई भी विधि जो संसद द्वारा बनाई गई है, क्योंकि वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होगी, तो राज्य अलग से विधि बना करके ऐसी विधियों का आहरण नहीं कर सकते हैं, अपहरण नहीं कर सकते हैं। ना ही राज्य कोई ऐसी विधि बना सकते हैं, ना ही राज्य कोई ऐसी विधि बना सकते हैं जो इस विधि को लागू करने से मना करती हो। ये बात दिखाता है कि केंद्र सशक्त है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है, मान लेते हैं इसमें ये भी सब चीजें लिखी हुई हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो शक्तियां हैं ये भारत की टेरिटरी के अंदर ही लागू होती हैं। मतलब अगर भारत की टेरिटरी के बाहर भी कोई भारतीय है तो उस पर भी इसके द्वारा बनाई गई विधियां लागू होंगी। राज्य द्वारा बनाई गई विधियां राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लागू होंगी, राज्य क्षेत्र के बाहर लागू नहीं होंगी, जब तक कि इस बात का आश्वासन ना हो कि जिस विषय पर कानून बनाया गया है वह विषय दूसरे राज्य में होते हुए भी राज्य के अधीन है। इस बात का संदर्भ होना चाहिए। इत्यादि बातें जो है आपको 245 में देखने को मिलती हैं। संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं करेगा, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अनुसूची 7 जो है वो क्या करती है, विषयों का विभाजन करती है। संघ, राज्य और समवर्ती, इसमें अलग अलग जो विषय हैं उनको डिवाइड करती है कि किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा और किन पर दोनों लोग मिलकर के कानून बनाएंगे। इसी तरीके से अनुच्छेद 46 है, 246, संसद और राज्य विधानमंडल के कानून बनाने का अनन्य अधिकार। इसका क्या मतलब है, संसद जो है उसके पास उसके राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। अनन्य का मतलब जिसको अनंत अधिकार का, अनन्य अधिकार का मतलब इसको पूरा अधिकार है, इसके अलावा कोई अन्य नहीं है जो दूसरा अधिकार इसको देगा, ठीक है। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल को राज्य के विषयों पर,
राज्य के विषयों पर। इसे पूछना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई विषय जो है वो राज्य का है। मान लेते हैं कोई विषय है राज्य का पुलिस, अब इस पर कोई कानून इसे बनाना है तो वो केंद्र की ओर पहले देखे कि भाई बना लें कि ना बना लें। कोई मतलब नहीं, बनाइए, आपका विषय है, आपके राज्य क्षेत्र का विषय आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई मामला जो केंद्र का है उसके लिए उसे राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। समवर्ती का है तो एक अलग बात है। या राज्य के विषय में यदि अगर कोई कानून केंद्र को बनाना है तो वहां पर एक थोड़ा सा अलगाव देखने को मिलता है। 248 कहता है कि अविशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संघ को सौंपी गई हैं निर्बाध रूप से। कोई भी ऐसी चीज जो न केंद्र में, जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, ऐसे समस्त विषय जो इन सभी सूचियों में नहीं है, उस सारे विषयों पर कानून जो है वो संघ बनाएगा। ये स्पष्ट बात यहां पर लिखी है। अंतरराष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय अथवा विनिश्चय को कार्य रूप देने हेतु विधि बनाने का संसद का अधिकार, ये 253 में, जिस पर मैंने कल कुछ प्रश्न भी आपको कराए थे। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, लेकिन इसके लिए मान लेते हैं कोई विषय जो है वो राज्य सूची का है, कोई विषय जो है वो किसका है, राज्य सूची का है। राज्य सूची का विषय है तो इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। लेकिन मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर राज्य के विषय में कानून बनाना है, कोई पर्टिकुलर राज्य ए है, इसका कोई विषय है बी, और इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ ए को है, लेकिन इस पर संसद, जो केंद्रीय संसद है, वह भी कानून बना सकती है, बशर्ते कि यह विषय कैसा हो, यह विषय राष्ट्रीय हित का हो। किसका हो, राष्ट्रीय हित का हो। और इस विषय पर कानून बनाने का संकल्प राज्य विधानमंडल के 2/3 सदस्यों द्वारा लिया गया हो, तब संसद उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जिसके बारे में अनुच्छेद 249 में कहा गया है। इसके अलावा आपात आदि की जब उद्घोषणा होगी, आपात की उद्घोषणा हो, प्रवर्तन में हो यानी लागू हो, तब भी केंद्र जो है वो राज्य के विषय पर, केंद्र जो है वो राज्य के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन ऐसे बने हुए कानूनों का जो काल है, जैसे आपातकाल में कानून बना, तो ये कानून प्रवर्तन में तब तक रहेगा जब तक कि आपातकाल प्रवर्तन में है, और आपातकाल समाप्ति के 6 माह तक, इससे अधिक नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं जो इसमें शक्तियों के रूप में दी है। इसके अलावा अनुच्छेद 252 जो है वो ये कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, यहां पर भी 2/3 बहुमत वगैरह लाना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कोई राज्य ए है और कोई राज्य बी है, इन दोनों ने सहमति प्रकट करी है कि संसद जो है हमारे लिए कानून पर्टिकुलर किसी एक्स विषय पर, किसी एक्स विषय पर संसद राज्य ए और बी के लिए, राज्य ए और बी अनुग्रह करते हैं कि संसद हमारे लिए कानून बनाए एक्स विषय पर। संसद ने कानून बनाया और लागू हुआ, और ऐसे में कोई राज्य सी है जो ये चाहता है कि ये विषय हम पर भी लागू हो, तो यहां पर ये अंगीकार किया जा सकता है। उसके प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 252 में लिए हुए, राज्य की जो बहुमत है वो लिया जाना चाहिए, राज्य विधानमंडल का, इस संदर्भ में भी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहां पर लिखा गया है। अब इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम सीधा चलेंगे आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। म्यूनिसिपल संबंध जो है कहा गया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था उसका, तो बताइए केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, मतलब विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण, मतलब राज्य पर केंद्र का नियंत्रण किस विषय में, विधि बनाने में, विधायन में। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, मतलब राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण हो लेकिन विषय क्या हो, वित्त हो। प्रशासनिक विषय हो या फिर योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के विषय में नियंत्रण, कौन सा वाला सही लगता है आपको, ये बताइए जल्दी से।
कौन सा सही लग रहा है आपको, जल्दी से बताएं इसमें। देखिए म्यूनिसिपल संबंध जो है ये आपका वित्तीय मामलों में है। किस मामलों में है? वित्तीय मामलों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय मामलों में म्यूनिसिपल संबंध जो है वो केंद्र राज्यों का दिखाई देता है। महापालिकीय संबंध जिसको आप बोल सकते हैं, नगर महापालिका की तरह के संबंध। पैसा सैंक्शन होगा तो नगर पालिका काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। वही यहां पर भी है, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण, राज्य भी काम कर पाएगा जब केंद्र से सैंक्शन होगा पैसा उस मामले में। ठीक है, तो वित्तीय मामलों में ये रहता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। आपको बताना है किस संशोधन के द्वारा यह किया गया। बहुत ही सरल है ये, बहुत ही सरल। जल्दी से बताइए। शिक्षा जो है वर्तमान समय में किस सूची का विषय है? यह संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं या बनाते हैं। तो जल्दी से बताइए यह किसका विषय है? यह हो गया विषय संवर्ती सूची का, और इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची का विषय बनाया गया। ठीक है। सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किस संबंध में संस्तुतियां दी? सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय पर संस्तुतियां दी? जल्दी से बताइए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय पर संस्तुति दी? आपात उपबंध पर, केंद्र राज्य संबंध पर, पंचायतों पर, नगरीय शासन पर। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये बिल्कुल साधारण सा है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसी चैप्टर में। तो ये केंद्र राज्य संबंध के मामले में है, लेकिन ये याद रखना है। ठीक है। भारतीय संसद और राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। भारतीय संसद और राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, मतलब जो भारतीय संसद है या केंद्रीय विधानमंडल जो है वो राज्य सूची के विषयों पर विधि नहीं बना सकती है। कब तक नहीं बना सकती है? जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। मतलब क्या? यदि अगर भारत का राष्ट्रपति निर्देश दे देगा तो संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है या नहीं है? राज्यसभा पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। राज्यसभा, भारतीय संसद की राज्यसभा जो है, जब इस बात का प्रस्ताव पारित करे कि जो विषय राज्य का है परंतु उस पर कानून बनाना इस समय आवश्यक हो गया है या राष्ट्रहित में, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या ऐसा हो सकता है? तीसरा है, विधानसभा का अध्यक्ष जिस राज्य के विषय के लिए कानून बनाया जा रहा है या किन्हीं राज्यों के विषय के लिए कानून बनाया जा रहा है, तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है कि इस पर केंद्र कानून बनाए, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है जल्दी से बताइए। देखिए पहला वाला जो है वो तो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। होता दो ही चीज से है। कौन सी दो चीज होती हैं? एक, राज्यसभा ये संकल्प पारित करे। दो से तीन चीजें। राज्यसभा जो है ये संकल्प पारित करे कि अमुक विषय जो कि राज्य सूची का है इस पर कानून बनाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब यह लोक हितकारी है, राष्ट्रीय हित का है, राष्ट्रीय हित का विषय आ गया है। यह विषय भले ही राज्य सूची के अंतर्गत है परंतु इस समय यह मसला राष्ट्रीय हित का है, इसलिए कानून हम बनाएंगे। ऐसा प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही आ सकता है। ध्यान रखेंगे, कल भी बताया था, लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव नहीं आ सकता। कभी ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि इस तरीके की विधि बनानी हो तो यह प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाएगा? तो राज्यसभा में लाया जाएगा पहले। इसके अलावा राज्य स्वयं जो है कह दे, राज्य विधानमंडल स्वयं कह दे कि इस विषय पर कानून मेरे लिए बना दीजिए। और इसके अलावा पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति शासन ही तो दिख रहा है,
ये सामान्य स्थिति की बात कर रहा है। राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश नहीं देगा, और वैसे भी जब आपात स्थिति हो तब भी राष्ट्रपति करने का निर्देश नहीं देगा, तब भी सदन ही कार्यवाही करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहला तो जो है गलत है, दूसरा में जो पॉइंट लिखा है वो सही है, तीसरा जो है वो भी गलत लिखा है, विधानसभा के अध्यक्ष के प्रमाणित करने से कुछ नहीं होता, और चौथा आपात स्थिति जो लिखी है वो सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, मतलब विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं? आपको मालूम है कि अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 जो है उसमें 3 प्रकार के लिस्ट का वर्णन किया गया है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अनुच्छेद कौन सा है जो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों अथवा केंद्र को देते हैं। तो राज्यों को यह अधिकार और केंद्र को यह अधिकार, केंद्र का अधिकार ये 245 और 246 से राज्यों को मिलता है। तो अनुच्छेद 245 मतलब 245 में ये बात बताई गई है कि 245 में मैंने आपको बताया कि ये बात बताई गई है कि विषयों पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है लागू होगा, उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, इन सब चीजों की व्याख्या करी गई है। तो 245 और 246 में इस बात का जिक्र किया गया है कि शक्तियों के वितरण को किस प्रकार से विनियमित किया जाए और किन विषयों पर इसका अधिकार किसके पास है। किन विषयों का अधिकार मतलब राज्य के विषय में किस पर यह अधिकार आता है, केंद्र के विषयों पर किस पर आता है। शुरुआत में इस लेक्चर के मैंने आपको बताया इसके बारे में, है ना। अब यहां पर एक मैचिंग करनी है आपको, जल्दी से इस मैचिंग को करिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिससे कि आप देख पाए। सुमेलित करना है, 1 और 2 अलग अलग लिखा है। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। केंद्र सूची, तो केंद्र सूची का कोई विषय यहां लिखा होगा। क्या पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सूची का विषय है? नहीं जी, ये तो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची, क्या राज्य सूची के अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान आता है? अंतरिक्ष अनुसंधान ना तो राज्य सूची का है, ना ही संघ सूची का है, और ना ही समवर्ती में है। तीनों में कहीं पर भी अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जनगणना आता है क्या? नहीं आता है। समवर्ती सूची में जनगणना जो है वह नहीं आता है। जनगणना नहीं आता समवर्ती सूची में। जनगणना जो है तो केंद्र सूची का विषय है, अर्थात संघ सूची का विषय है। अविशिष्ट विषय, अविशिष्ट विषय में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह केंद्र का भी विषय है और राज्य का भी विषय है। तो अब मैचिंग करते हैं। केंद्र सूची जो है ये जनगणना के लिए हो गई, मैंने आपको बताया। तो एक ही मैचिंग हो गई 3 से। एक ही मैचिंग एक ही जगह भैया 3 पे है, बाकी कहीं है ही नहीं। तो और कुछ चेक ही नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं, मिलाना है हमें। तो राज्य सूची जो है ये पुलिस का है विषय, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना नहीं। और अविशिष्ट है अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान। अविशिष्ट सूची में, अविशिष्ट विषय में रेसिडुअल पावर्स में आते हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची में जो विषय ना हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए हो जाएगा जी, डी नहीं होगा, ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, और कोई इसमें सही नहीं है। पहले इसका करेक्ट आंसर ए आ गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा शायद ये सब आपको। और अब आप इस लेक्चर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन करिए या फिर इस लिंक पर हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा आप हमसे चर्चा कर सकते हैं किसी भी विषय पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। और यदि अगर आपने स्टडी IQ IAS हिंदी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इन तमाम सारे प्रोग्राम्स को लगातार देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।